अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। जय। आज का चर्चा का विषय है प्रौध के अनुसार संविधान। संविधान कैसे, क्या होगा संविधान, उसमें क्या विशेषताएं होंगी, नहीं होंगी, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। और इस संदर्भ में हम अपने भारत का संविधान भी देखेंगे। इस भारत के संविधान में क्या कमियां रह गई, जो ये कुछ और उसके अंदर होता तो और अच्छा होता था। मतलब इस हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता थी, उसको और अच्छा बनाने की आवश्यकता थी, और किसी कारण से उन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे हम लोग। ये हमारा आज का विषय है। संविधान के ऊपर चर्चा करने से पहले हम उन बातों की चर्चा करना चाहते हैं कि जो राज्य की व्यवस्था, इसके कितने स्वरूप हैं। जैसे कि हमने सुना है किंगडम होता है, तो एक राजा होगा और राजा के नीचे प्रजा होगी, और राजा जो कहेगा वो उसका फाइनल वर्ड होता है, वो सबको मानना पड़ता है। तो उस व्यवस्था को हम बोलते हैं राजा की व्यवस्था, किंगडम बोलते हैं। एक होता है एम्पायर। एम्पायर क्या होता है? एम्पायर में भी राजा होता है, लेकिन उसके कई देश होते हैं। जैसे इंग्लैंड का एम्पायर बोलते थे, इंग्लैंड में किंगडम नहीं था, किंगडम से भी ज्यादा था, एम्पायर था, क्योंकि बहुत सारे देशों के लिए वो राजा था या रानी। वहां पर रानी है तो रानी थी। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं कि ये इंपीरियलिज्म, एक वर्ड यूज किया जाता है, तो एम्पायर उसका था। इसी तरह से एक व्यवस्था होती है, उसको हम बोलते हैं ये ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस क्या है कि एक ही राज्य के अंदर किसी एक प्रांत को, किसी एक विशेष जगह को, यदि हम कह दें भाई आप अपने आप से सब कुछ करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शासन हमारा है, लेकिन आप अपने आप से जो चाहो कर सकते हो, उस पर हम लोग कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। इस तरह की व्यवस्था होती है। इसी तरह से व्यवस्था होती है ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी में क्या है, कुछ लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा शासन चलाते हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है। तो ब्यूरोक्रेसी राज्य को चलाती है। वो लोग चुने हुए नहीं होते, वो खास कुछ लोग होते हैं, और वो उनको प्रशासन का अनुभव होता है। उस अनुभव के आधार पर वो देश को चलाते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने सुना है डिक्टेटर होते हैं। डिक्टेटर क्या, कोई भी आदमी ऐसा आ जाए और अपने आप को डिक्लेयर कर ले कि मैं इस देश का राजा हूँ, और राजा नहीं डिक्लेयर करता, वो डिक्टेटर कि मेरी बात सबको माननी पड़ेगी, और वो ब्रूटल फोर्स के द्वारा, वास्तविक शक्तियों के द्वारा, मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, चाहे वो उसके साथ सेना हो जाए, पुलिस हो जाए, या कुछ और लोग हो जाए, उसका दल सामने आ जाए, और वो लोग सब मिल करके शासन करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद। एक आदमी की बात चलेगी, वो राजा नहीं है, वो कोई आदमी समाज का सामने आ गया, और वो अपनी व्यवस्था सबको विवश करता है कि उसकी बात मानी जाए। इसी तरह से एक होती है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में क्या है कि वो अपने मन की बात, जो होते हैं भीमस्कल जो होते हैं, कि उनके मन में आज आ गया कि ऐसा करो तो ऐसे ही करना है, कल फिर कुछ और मन में आ गया तो और करते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ एक फेमस है ना, दिल्ली से तुगलकाबाद। उसने, एक राजा ने बस फरमान शुरू कर दिया, जारी कर दिया कि हमारी जो राजधानी है दिल्ली नहीं रहेगी, दिल्ली से तुगलकाबाद हो जाएगी। लोग, सब लोग तुगलकाबाद भी पहुंच गए। वहां पर एक दो साल बाद बोला नहीं नहीं, वो राजधानी दिल्ली रहेगी। लोग दिल्ली में आ गए।
तो ये जो व्यवस्था है इसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी की व्यवस्था। इसी तरह से एक व्यवस्था है जिसको हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या है? सामंतवादों की व्यवस्था। सामंतवाद जैसे बड़े बड़े जमींदार लोग जो होते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है कोई, आप लोग सब लोग म्यूट कर लें अपना। एक ये हो गया। तो फ्यूडलिज्म क्या है? सामंतवाद हिंदी में बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एक ही देश के बड़े बड़े धन संपन्न लोग, जमींदार से तो बड़े होते हैं, जो ऐसे लोगों के द्वारा जब शासन किया जाता है उसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म या सामंतवाद। इसी तरह से एक व्यवस्था है, इसको बोलते हैं फासिस्ट की व्यवस्था। फासिस्ट में क्या था कि हम लोगों ने नाम सुना है इटली का, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में मुसोलिन एक हुआ और उसने एक शासन चलाया अपनी वहाँ इटली के लोगों में, जो कि हिटलर के साथ उसने दिया था। उसकी व्यवस्था को बोलते हैं फासिज्म, कि वो उसने बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बहुत वास्तविक तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करके कराया था। इसी तरह से नाजिज्म बोलते हैं। नाजी, नाजी कौन? हिटलर था। हिटलर खुद को शासक बना लिया उसने। हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने जर्मनी के ऊपर अपना आधिपत्य लेकर के और अपना शासन बना लिया। और फासिज्म और नाजिज्म का अंतर यह था कि जो हिटलर था उसके नीचे एक गवर्निंग बॉडी थी, वो इलेक्टेड थी, वो लोगों के द्वारा चुनी हुई व्यवस्था थी, उनके द्वारा वो शासन कर रहा था। लेकिन वो मनमानी ढंग से जो चाहता था वह सब करता था। उसने जो नेशनलिज्म की फीलिंग, राष्ट्रवाद की जो भावना है, लोगों के अंदर कूट कूट के भर दी। और खास करके उसका जो कहना था आर्यन सुप्रीमेसी, कि जो आर्यंस है वो केवल पूरे विश्व पर अपना राज्य करने के लिए है, इस तरह की भावना करके और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवा दिया। क्योंकि उसमें करीब करीब आधा विश्व अंग्रेजों के पास में था। तो वो जो अंग्रेजों के पास में इतनी बड़ी व्यवस्था थी, उसको हिटलर ने चैलेंज किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने बहुत सारा विश्व ले लिया है और जो बाकी बचा है वो उसको हम कब्जा करेंगे। और आर्यन सुप्रीमेसी के सिद्धांत को लेकर के उसने पूरा शासन किया। इसको नाजिज्म बोलते हैं, नाजियों का शासन। इसमें जब जर्मनी की बात हो रही है तो क्योंकि वो लोग अपने आप को आर्यन कहते हैं, और कहीं न कहीं जो वैदिक सभ्यता, जो आर्यंस जो सेंट्रल एशिया के कुछ प्रांतों से होकर के पूरे विश्व में फैले और भारत में भी आए, और यहाँ पर भी वो सभ्यता की पली फूली वैदिक सभ्यता जिसको हम कहते हैं। ये जो जर्मनी शब्द है, ये शब्द भी संस्कृत का शब्द है। ये हम लोग यहाँ टाइटल होती है लोगों में शर्मा। शर्मा टाइटल क्या है? जो लोग श्रम कर रहे हैं, श्रमण करते हैं। श्रमण करने, श्रमण मतलब जो मानसिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। श्रमण मतलब हो गया जो मानसिक बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो श्रमण है। और इसीलिए उनकी टाइटल हो गई शर्मा, टाइटल हो गई। शर्मन जो स शब्द है, जो जर्मनी में स प्रोनाउंस नहीं कर पाते, वही सब जर्मन शब्द बना, बाद में जर्मनी जो हो गया। तो मतलब जो शर्मा टाइटल है, इसका जर्मनी शब्द से काफी मेल जोल है, क्योंकि वो वैदिक शब्द जो शर्मन शब्द जो हमारे यहाँ था, जिससे हमारे यहाँ टाइटल शर्मा बनी, यही शर्मन शब्द वहाँ की लोगों के जो प्रोनाउंसिएशन है, वहाँ पे सा नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं, तो उनको जा प्रोनाउंस करना पड़ता है। तो जर्मन
करके शब्द बना है जर्मन ने, जर्मनी से जर्मन, जर्मनी, और इस तरह के शब्द चेंज होते रहते हैं। उसका एक इतिहास होता है कि शब्द कैसे किस तरह से चेंज हो गए, वो इतना एक अलग विषय है। तो इसलिए बहुत सारे जो रोमन शब्द हैं और जो वैदिक शब्द हैं उसमें अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। जो शब्द हम यूज करते हैं वही चीज वो भी यूज, जो रोमन लैंग्वेज है उसमें भी वही चलता है। और रोमन लैंग्वेज से ही यूरोप की सारी भाषाएं निकली हैं। जैसे संस्कृत से हमारे यहाँ सारी भाषाएं निकली हुई हैं। हम जहाँ जहाँ देखते हैं संस्कृत का ही उपयोग होता है, उन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं। उसी तरह से रोमन भाषा, लेकिन रोमन भाषा में इन्फ्लुएंस किसका है? वैदिक भाषा का। तो वैदिक भाषा में जैसे मान लीजिए हम लोग पैर के लिए होते हैं पग, पैर को पद हम लोग बोलते हैं पद। पद मतलब पैर, और पादुका मतलब जो पैर की चप्पल होती है उसको पादुका बोलते हैं। यही तो अंग्रेजी में शब्द है पैड। पैड मतलब पाँव, या पैडल, हम लोग तो पैडल रिक्शा मतलब जो पाँव से चलाया जाता है और इसका पैडल रिक्शा होता है। या पैडल साइकिल होती है जो पाँव से साइकिल चलाई जाती है, पैडल साइकिल हो गई। तो कितनी सिमिलरिटी है। वही चीज पद हम बोलते हैं लेकिन वहां प्रोनाउंसिएशन पैड हो गया, पद की जगह पैड हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्दों को हम लोग देखेंगे जो उसमें सिमिलरिटीज है। यहाँ एक और भी समझनी होगी, इन भाषाओं के द्वारा भी हम अपने आप को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। हम एक दूसरे को वैमनस्य की भावना से नहीं देख करके उनके साथ एकात्मता की भावना लेकर के भी हम समाज का, एक नए अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस संबंध में थोड़ा हमने सोचा इस पर चर्चा कर लें। और उसके यहाँ से आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक जैसे हम भारत को बोलते हैं कि रिपब्लिक है। रिपब्लिक में क्या होता है? छोटे छोटे राज्य मिल करके एक बड़े देश को बनाते हैं, वो हो गई रिपब्लिक व्यवस्था। हमारे यहाँ रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेसी भी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्योंकि हम जो अपना जो शासक जिस चुनते हैं वो जनता के द्वारा चुना जाता है। इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, संसद के द्वारा शासन की व्यवस्था। लेकिन एक व्यवस्था है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसको बोलते हैं, जो कि फ्रांस में है, अमेरिका में भी है। वहां पर क्या है? प्रेसिडेंट चुना जाता है। हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, लेकिन वहां प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लोग वोट देते हैं और उन वोटों के द्वारा उस आदमी का चयन होता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एमपी को चुनते हैं और एमपी मिल करके किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मोदी जी को प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी को हमने वोट नहीं दिया क्योंकि हम बनारस में नहीं रहते। मोदी जी को वोट किसने दिया? जो बनारस में रहते थे, जो बनारस के मतदाता हैं, उन्होंने केवल वोट दिया। वो एक अलग बात है कि उनकी पार्टी ने पहले से बोल दिया था कि भाई ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, यदि हमारी बहुमत आई तो। यदि वो नहीं भी बोलते तब भी चलता था। जैसे कि मनमोहन सिंह को किसी ने नहीं बोला था कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, लेकिन उसमें जो व्यवस्था जैसी बनी तो मनमोहन सिंह को उन्होंने लेकर, तो मनमोहन सिंह को तो किसी ने नहीं चुना, उनको तो किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चुना गया, वो तो राज्यसभा के मेंबर थे। लेकिन ये संसदीय व्यवस्था का ये थोड़ा दोष है, क्योंकि हम जिसको चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर उसको हम वोट नहीं देते, हम उस पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है वहां पर हम खुद अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ये थोड़ा सा अंतर हो गया। जो हमारी सिस्टम है और जो अमेरिका और फ्रांस की सिस्टम है, थोड़ा सा इसमें एक अंतर हो गया। इसी तरह से कुछ और भी सिस्टम है गवर्नेंस करने के जो जगह जगह पर पाए जाते हैं। तो अब उसकी हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम इन बातों की इसलिए चर्चा कर रहे थे जिससे कि हम जिस संविधान के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके साथ में थोड़ा कोरिलेट कर सकें। अभी हम देखते हैं हमारे देश में
जो सबसे पहला संविधान लिखा गया वो करीब 2500 वर्ष पहले लिच्छवियों ने लिखा था, जो कि बिहार के एक अंचल में, जिसमें समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बेगूसराय, एक वो इलाका है, मिथिला का एक वो क्षेत्र है, वहां के सामंतों ने एक व्यवस्था बनाई और उसको लिखा कि हम मिल करके किस तरह से शासन करेंगे। तो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो भारत में लिखा गया था 2500 वर्ष पहले। सबसे पहले आज वो आपस में चुनते थे कि कौन राजा होगा। ऐसा नहीं था कि किसी को ऐसा हो, इसको राजा बना दो, उसको राजा बना, ऐसा नहीं था। आपस में उनकी चुनाव की व्यवस्था थी। तो जितने भी सामंत थे, जमींदार थे, जो वहाँ के गणमान्य लोग थे, वो बैठते थे आपस में। वहाँ पब्लिक नहीं बैठती थी, पब्लिक के वाली व्यवस्था नहीं थी कि सब लोग वोट देंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ये व्यवस्था थी कि जो गणमान्य लोग हैं, उनकी संख्या जो भी रही हो, उतना डिटेल्स में हमको नहीं मालूम, और वो लोग बैठ करके फिर चुनते थे कि ये हमारा राजा होगा। फिर वो राजा एक निश्चित समय के लिए वो राजा रहता था, बाद में फिर उसको जरूरत हुई तो चेंज किया, नहीं तो फिर वही चलता रहा। तो उसका एक लिखित संविधान था। उसके बाद से हम देखते हैं इंग्लैंड की जो सिस्टम है, इंग्लैंड में अभी भी कोई लिखित संविधान नहीं है। जैसे भारतवर्ष में हमारे पास संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड में अभी भी संविधान नहीं बनाया नहीं। उन्होंने करीब करीब 1000 वर्ष पहले जब मैग्ना कार्टा, कुछ लोगों ने डिमांड किया कि भाई ये जो राजा रानी का जो राज चलता है, इस राज्य की व्यवस्था को हम लोग चेंज करेंगे। तो उनसे डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड थी, उसका मैग्ना कार्टा करके नाम दिया गया। तो मैग्ना कार्टा में कुछ पॉइंट्स दिए गए और उन पॉइंट के आधार पर फिर उन्होंने कहा कि हम अपने आप से लोगों को चुने, हम राजा रानी आपको मानते हैं, आप रहोगे राजा रानी, लेकिन जो हमारा अंदर का जो सिस्टम है उसको हम लोग अपने लोगों को चुनेंगे, और जो चार्टर ऑफ डिमांड, जो मैग्ना कार्टा जो लिखा गया है, उसके हिसाब से हम देश को चलाएंगे। ये व्यवस्था सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई और अभी भी वो चला आ रहा है, करीब करीब 1000 वर्ष हो गए। और लेकिन उन्होंने अपना संविधान नहीं लिखा। तो चलाते कैसे हैं? अपनी परंपराओं के हिसाब से, कि अब क्योंकि 1000 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है, तो उस समय ये परिस्थिति थी, उस समय ऐसा किया गया, तो वो एक प्रेसिडेंस हो गया। उस प्रेसिडेंस को लेकर के, उस प्रेसिडेंस को हिंदी में, उस समय जो भी कुछ किया गया, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया है तो फिर वो उनके लिए हो गया कि वो फाइनल लकीर हो गई कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी कोई समस्या आए तो ऐसा करना पड़ेगा। इस तरह से करके उन्होंने अपनी व्यवस्था चला रहे हैं और अभी तक वो चलती आ रही है। उन्होंने अपना संविधान नहीं लिखा। इसी तरह से दुनिया के और जो डेवलप्ड देश थे, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे, चाहे यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी, अमेरिका है, और भी बाद में धीरे धीरे जो देश आज़ाद हुए, उन्होंने अपना संविधान लिखा। और भारतवर्ष का भी संविधान 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, उस दिन लिखा गया। अब हम चर्चा करते हैं कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, उसमें इस संविधान की व्यवस्था, संविधान की जरूरत क्यों है? संविधान अपने आप में हर एक मनुष्य को, पूरे समाज, हर एक आदमी मिल करके तो राष्ट्र बनाता है, उसको गारंटी मिलती है कि भाई ये जो शासन जिसको हम चुन करके पार्लियामेंट में लेकर के जा रहे हैं, वो हमको संविधान के अनुरूप हमें न्याय की व्यवस्था देगा, सामाजिक न्याय की व्यवस्था देगा, और हमारे अधिकारों का मान सम्मान रखेगा। यही सारी बातें तो संविधान में लिखी गई हैं कि हमने ये एक देश बनाया, किस आधार पर बनाया? हमने बोला सभी लोग देश में समान होंगे, एक समाजवादी प्रथा होगी, सबके कल्याण की बातें होंगी। ऐसी ऐसी बातें लिखी गई जो प्रियम्बल्स में है हमारे पार्लियामेंट में।
और उसको फिर एक्सटेंड किया गया बहुत सारे आर्टिकल्स के द्वारा कि और जो गवर्नेंस के सिस्टम कैसे होंगे, चीफ जस्टिस कैसा होगा, सीएजी कैसा होगा, प्राइम मिनिस्टर के क्या रोल्स होंगे, प्रेसिडेंट के क्या रोल्स होंगे, वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, यही सब बातें लिखी गई और तो कुछ है नहीं। तो इन बातों को लिख करके जब रख दिया जाता है, हर आदमी को मालूम है कि ये जो हमारा संविधान है उस व्यवस्था में हमारा विश्वास है, हम उसको आगे लेकर के चलेंगे। हाँ, समय समय पर उसमें ये भी व्यवस्था है कि यदि समय समय पर यदि कुछ नई चीज जोड़नी हो या कुछ पुराना को निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट में, जैसे अभी कुछ दिन पहले 370 की व्यवस्था जो चल रही थी कश्मीर के लिए, एक विशेष प्रावधान दिया गया था, उसको निकाल दिया गया। तो उसकी संवैधानिक प्रक्रिया हुई कि लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट का उसमें कंसेंट हो जाएगा और इस तरह से वो व्यवस्था बन जाती है। तो ये संविधान है, क्योंकि संविधान हमको एक अधिकार देता है, दायित्व भी देता है, दायित्व भी है, लेकिन हमको अधिकार देता है कि हम अपने देश में हमारे किस तरह से हम अपने आप को कंडक्ट करेंगे और हमें अपनी इच्छा के अनुरूप किस तरह से सरकार मदद करेगी, चाहे हमारी सुरक्षा हो या सुरक्षा देश के बाहर से के लोगों से हमको हो। इन सारी बातों का ख्याल संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए होता है। और यदि कोई संविधान की अवहेलना करता है तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज के लिए व्यवस्था दे दिया कोर्ट। या कुछ भी ऐसा है तो हम कोर्ट में जाके चैलेंज कर देंगे, तो चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, सरकार गलत काम कर रही है तो कोर्ट उसको बोलेगा कि भाई तुमने ये काम गलत किया है और उसको विवश होकर के उस काम को बंद करना पड़ेगा, उस नियम कानून को बंद करना पड़ेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए जैसे बोलते हैं प्रजातंत्र के 4 मुख्य स्तंभ हैं, जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है, लेजिस्लेशन एक इम्पोर्टेंट नियम स्तंभ है, सीएजी की व्यवस्था कि जो गवर्नमेंट जितने काम कर रही है उसकी जांच कौन करेगा, तो ऑडिटर जनरल करता है। तो वो जो सीएजी की व्यवस्था है वो एक संविधान का एक मुख्य अंग है। और इसी तरह से एक मुख्य अंग है जिसको बोलते हैं आजकल मीडिया। मीडिया भी सरकार के ऊपर नजर रखती है कि जो सरकार ऐसा कुछ काम ना करे जो असंवैधानिक हो, जो संविधान में लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए संविधान हम सबों के लिए एक इम्पोर्टेंट विषय है और हम लोग को उसकी जानकारी होनी चाहिए। संविधान में जैसे हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, रिपब्लिक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम मतलब बहुत सारे राज्य मिलकर के एक देश बने हैं। जैसे हम लोग जानते हैं हम लोग के करीब 28-29 सभी राज्य हैं और सबकी अपनी अलग असेंबली है। और तो संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के पास में क्या अधिकार होंगे, राज्य सरकार के पास में क्या अधिकार होंगे, केंद्र का राज्य के साथ कैसा संबंध होगा, इन बातों की भी चर्चा संविधान में रहती है, जिससे कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो और ऐसा भी नहीं हो कि केंद्र राज्य के काम में हस्तक्षेप करे या केंद्र को या राज्य ऐसा कुछ काम ना करे जो कि केंद्र को करना था। तो इन दोनों के लिए भी व्यवस्था संविधान में दी जाती है और दी गई है। संविधान कैसा हो उसकी चर्चा करने से पहले, क्योंकि भारतीय संविधान के बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं, हर एक आदमी को थोड़ा बहुत तो मालूम है ही संविधान क्या है हमारा। तो हमारे संविधान में क्या कमियां रह गई उस बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। हमारा जो
हमारे संविधान में जो कमियां रह गई, मुझे लगता है समय थोड़ा कम होगा। इसको हम लोग को कल के लिए भी एक्सटेंड करना होगा इसी सब्जेक्ट को, क्योंकि विषय काफी बड़ा था ये। तो हम ये चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान में क्या कमी रह गई और उन कमियों से हमारे समाज में या हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ा। तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो व्यवस्था है उसका खुल करके वर्णन नहीं किया गया। यही कारण है कभी कभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में द्वंद्व होता है। जैसे हम लोगों ने देखा, ममता बनर्जी कुछ बोलती है और केंद्र सरकार कुछ और बोलता है। वो बोलती है हम नहीं पालन करेंगे, हम वो पालन करेंगे, या तुमको ऐसा करना होगा। इस तरह की व्यवस्था हम लोग देखते हैं ना, पेपर्स में आता रहता है, हम लोग टीवी न्यूज में भी देखते रहते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही स्पष्ट ढंग से इसकी व्याख्या नहीं की गई संविधान में, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारे देश के संविधान की एक समस्या है। दूसरा, हमको मालूम है कि हमारे जो देश में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत तरह के कल्चर्स हैं, बहुत सारे अलग डिफरेंट इन्वायरमेंट में लोग रहते हैं। जैसे राजस्थान का इन्वायरमेंट अलग है, केरल का परिस्थिति एकदम अलग है, आसाम एकदम अलग है, यूपी बिहार अलग है। हर एक प्रांत की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, और इन सारी विशेषताओं को लेकर के, और इसमें कितनी विभिन्नताएं हैं। मतलब आप देखेंगे तो भाषा की विभिन्नता है। अब एक आदमी जो तमिल में बात कर रहा है उसकी बात नहीं समझते, हम हिंदी बोल रहे हैं तो वो उस बात को नहीं समझता है। एक कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, और इतनी सारी भाषाएं जहां बोली जाती हों, वहां पर हमने राष्ट्रभाषा का के लिए केवल एक भाषा को चुन लिया, हिंदी। इससे क्या हुआ, इसका विरोध किधर हुआ? दक्षिण के क्षेत्रों में हुआ, पश्चिम में भी हुआ, पूर्वी क्षेत्रों में भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आप हिंदी को यदि राष्ट्रभाषा बना देते हो तो हिंदी में सारा कामकाज होगा, तो क्या होगा कि जो लोग हिंदी जानते हैं या हिंदी भाषी लोग हैं, उसका सरकार में दखल ज्यादा हो जाएगा। उसको बिना ज्यादा मेहनत किए हुए, क्योंकि उतनी उसको भाषा आती है, तो उनको सरकारी नौकरी में स्थान पहले मिल जाएगा। और ऐसा हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी भाषा को अपने राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया, तो हमारी भाषाएं एक कल्चर का दमन होगा, और हमको हमारे ऊपर हिंदी थोपी जाएगी कि हमको भी हिंदी पढ़ना चाहिए। इसका बहुत विरोध हुआ, और बाद में इन बातों को दबा दिया गया। सरकार ने ये जो हिंदी को हर जगह थोपने की बात थी, उस चीज को उन्होंने सबसाइड कर दिया। तो उन्होंने राष्ट्रभाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना करके उन्होंने नाम दिया राजभाषा। राष्ट्रभाषा नाम नहीं देकर के बाद में इसको कर दिया ये राजभाषा है। तो खैर वो नाम बदलने से, शब्द बदलने से कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन इन्होंने टोन अपनी डाउन कर दी। इसके कारण होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि देश की जितनी भी प्रमुख भाषाएं हैं सबको राष्ट्रभाषा बना दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो सबको लगता था कि इस संविधान में, इस व्यवस्था में सबकी साझेदारी हो गई। यदि हम सारी, जैसे चाहे बांग्ला है, मराठी है, गुजराती है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, इस तरह की जितनी भी भाषाएं थी, असमिया है, पंजाबी है, डोगरी है, कश्मीरी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, जितनी भी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। तो इन सारी भाषाओं को यदि हम मान्यता देते हैं कि ये राष्ट्रभाषा के रूप में मानी जाएंगी, तो जो स्थिति आज है वही वो भी रहती। लेकिन हर एक आदमी के अंदर एक भावनात्मक तरीके से उसके साथ में जुड़ जाता है कि नहीं, ये देश हमारा सबका है, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे विचार, अनुभूति, अभिव्यक्ति, सबका समावेश इस संविधान में हो गया है। ये हमारे यहाँ थोड़ी सी कमी रह गई। उस कमी को आज भी वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं करते हैं। और हमने हिंदी
को मान तो लिया है कि राष्ट्रभाषा, हिंदी का उपयोग राष्ट्रभाषा के रूप में होता नहीं है, राष्ट्रभाषा के रूप में अंग्रेजी का उपयोग होता है। तो जो भी चीज, जो भी सर्कुलर्स निकलेंगे सब पहले अंग्रेजी में बनेंगे और उसका ट्रांसलेशन फिर अपनी अपनी भाषाओं में लोग करते हैं। तो हिंदी में भी उसका उसी तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है। तो इंग्लिश होने से क्या हुआ कि थोड़ा सा लोगों को सहूलियत होगी कि हर जगह इंग्लिश को जानने वाले लोग हैं। इसमें एक थोड़ी सी हम चर्चा को बढ़ाते हैं। ये जो हिंदी और इंग्लिश का जिस समय देश आजाद हुआ और लोग संविधान बना रहे थे, उस समय ये विषय आया, एक कमेटी बनी थी, कमेटी थी 20 आदमियों की, उसमें 10 आदमी साउथ से थे, 10 आदमी नॉर्थ के थे। तो जितने भी साउथ के लोग थे, जो कमेटी 20 आदमी की कमेटी, सबने कहा कि नहीं मातृभाषा इंग्लिश होगी। और जितने भी नॉर्थ इंडियंस थे उन्होंने कहा नहीं मातृभाषा हिंदी होगी। ये कॉन्फ्लिक्ट उस समय भी हो गया था जिसमें संविधान बनाया गया। अब क्योंकि 10-10 20 मेंबर थे, 10-10 बराबर के हिसाब में थे। और उस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, जो बाद में हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो उसके प्रेसिडेंट थे उस कमेटी के। तो अब उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि आप ही निर्णय लीजिए। वो बिहार के रहने वाले थे, भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले थे और उनका झुकाव हिंदी की तरफ था। उन्होंने फिर हिंदी को कहा नहीं हिंदी राष्ट्रभाषा होगी। तो अब ये वो एक आदमी की वजह से हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। हालांकि उचित ये होता था कि बस ये होती कि संस्कृत को बना दिया जाए हमारी राष्ट्रभाषा, क्योंकि संस्कृत के शब्द, संस्कृत को समझने वाले लोग तमिल में भी मिलेंगे, कन्नड़ में भी मिलेंगे, कश्मीर में भी मिल जाएंगे, आसाम में, बंगाल में, हर जगह मिल जाएंगे। उसको स्पोकन लैंग्वेज नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग उसकी सब जगह है। हमारे जितने भी आचार व्यवहार, पूजा पद्धति, कुछ भी हम लोग करते हैं उसमें उपयोग हम संस्कृत के श्लोकों का ही करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल नॉर्थ में करते हैं। वो मराठी होगा, वो भी वहां पर भी जो पंडित है वो संस्कृत में बोलेगा, कन्नड़ में भी वो संस्कृत में बोल रहा है, तमिल भी बोल रहा है, मलयालम भी बोल रहा है। तो जो बीच में जो व्यवधान आ गया था कि जो हिंदी और इंग्लिश के बीच में कि हम टग ऑफ वार हो गया, और जिसका निर्णय बाद में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा नहीं हिंदी होगा। उस समय यदि लोगों ने सोचा होता कि संस्कृत को यदि हम राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दे दें तो उससे सारी जो भारत की अन्य भाषाएं हैं सबका मान बढ़ता था। क्योंकि और संस्कृत की कोई लिपि नहीं है। हम लोग देवनागरी में संस्कृत को लिखते हैं, लेकिन जो तमिल है वो देवनागरी में नहीं लिखता संस्कृत को, वो अपनी लिपि में लिखता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, उसकी अपनी लिपि। केवल मैक्स मुलर एक जो जर्मन व्यक्ति था जो अंग्रेजों के समय में बनारस में रहा और उसने अध्ययन किया, वो जर्मनी का रहने वाला था मैक्स मुलर। वो इसलिए आया था क्योंकि वो दोनों में सिमिलरिटीज है, जो वैदिक सभ्यता और वहाँ की सभ्यता में, इसलिए वो उसको स्टडी कर रहा था। तो क्योंकि उसने बनारस में संस्कृत सीखा तो उसने देवनागरी को बोला कि ये संस्कृत की लिपि है, लेकिन वो ठीक नहीं था। क्योंकि संस्कृत को हर जगह, हर भाषा में, हर लिपि में लिखा गया है। जहाँ पर मलयालम वाला हिंदी नहीं लिख सकता, देवनागरी नहीं लिख सकता, वो अपनी भाषा में, अपने लिपि में उसको लिखता है। तो इस तरह से एक ये विवाद था, बाद में इसको किसी तरह से अभी भी चल रहा है। तो भाषा के बारे में अभी भी वो सुधार की संभावना एग्जिस्ट करती है। अब समय बिल्कुल नहीं बचा है, 1-2 मिनट पर खत्म हो जाएगा, तो अपनी चर्चा यहाँ पर समाप्त करते हैं। और इसी चर्चा को कल भी हम लोग संविधान के ऊपर बातें करेंगे कि संविधान में और कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए और हमारे संविधान में और कौन सी कमियां हैं, उसके बारे में हम आपस में थोड़ी चर्चा करेंगे, जिससे कि हर एक आदमी को संविधान के बारे में जानकारी हो। कुछ सेकंड्स का टाइम बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि दादाजी कुछ प्रश्न पूछता हूँ अगर संभव हो सका तो।